तो अब तक जो है मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फिनिश कर दिया है। अब एरोमेटिक के बाद हम एलिफेटिक पे चल रहे हैं। एलिफेटिक को अगर जनरली देखा जाए तो आर ये लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल। आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी में जैसे ही आप सेकेंड पार्ट यानी ट्वेल्थ का आप जैसे ही खोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप देखेंगे उसमें एल्काइल हैलाइड और एनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। तो उसमें से मैंने एरोमेटिक का फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बता दिया है। अब आपके सामने एलिफेटिक का मैं बताने जा रहा हूं। ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर यहां अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा। यानी ये जो है आपका कंपाउंड बना और ये लिविंग ग्रुप निकल गया, एक जनरल फॉर्मेट हो गया। अब इसमें क्या होता है, हम दो तरीके के कंपाउंड ले सकते हैं। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो दो तरीके के कंपाउंड लिए जा सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये एक तो ये हो गया आपका R1 R2 R3 और ये हैलोजन लिया गया और इस पर मैंने ये हैलोजन लिया गया है, इस पर मैंने OH माइनस न्यूक्लियोफाइल लिया। OH माइनस क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर ये एल्काइल हैलाइड लिया है हमने और एल्काइल हैलाइड में OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब इस एल्काइल हैलाइड के बारे में जरा देखिए, ये हैलोजन है यानी लिविंग ग्रुप है और यहां पर एल्काइल हैलाइड R1 R2 R3 यानी ये चारों ग्रुप अलग अलग इस पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम। पहली बात समझ लीजिए, मैंने कायरल कार्बन एटम लिया है और कायरल कार्बन एटम के साथ एक बात और कहेंगे, ये मोस्ट एल्काइलेटेड या मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। और वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर जो लिविंग ग्रुप होगा हैलोजन के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर हैलोजन लिया है। तो कायरल कार्बन एटम है और कायरल कार्बन एटम की वजह से क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये हो सकता है डेक्स्ट्रो या लिगो, ये हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। ये आपको पोलैरिमीटर जिससे कि हम पता करते हैं कि वो कैसा है, उससे पता चलेगा पोलैरिमीटर से कि ये डेक्स्ट्रो है या लिगो है। लेकिन ये बात श्योर है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसका जो कार्बन है वो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, R1 R2 R3 और X। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरा लेते हैं। यहां पर मैंने लिया X लिया, ये भी H ले लिया, ये भी H ले लिया और यहां पर हाइड्रोजन कोई ले लिया, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं या X ले सकते हैं और यहां पर हमने OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखिए ये कैसा है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है, इसमें छोटे छोटे H लगे हुए हैं, वहां में बड़े बड़े ग्रुप लगे R1 R2 R3, तो वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हुआ। इस पर कोई और भी ग्रुप लगा सकते हैं, एक H लगा दें, एक C6H5 लगा दें, एक CH3 लगा दें, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी कायरल कार्बन एटम हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए मैंने तीनों एस ले लिए। ओके, अब बात शुरू होती है। तो हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड दो तरीके
और एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर देखिए OH माइनस जब अटैक करेगा तो क्या होगा, जब OH माइनस बेटा जाएगा इस पर अटैक करने के लिए, मान लेते हैं इधर से जाएगा तो ये जाने नहीं देगा भाई, कोई भी अपनी सीट पे बैठने नहीं देगा। आप किसी की सीट पे बैठ नहीं जाकर के क्या कहेगा, वो कहेगा भैया यहां से जाइए, अपनी सीट पे नहीं बैठने देगा। वैसे हैलोजन की सीट पे तो बैठने नहीं देगा। ओके, तो जब ये बैठने नहीं देगा तो इधर से नहीं जाएगा, अब क्या करेगा, कोशिश करेगा वो पीछे से जाने की, फ्रॉम बैक टू द एक्स, यानी हैलोजन के पीछे से जाएगा, यानी इस ग्रुप में पीछे से अटैक करेगा। ये ऐसे जाएगा, पीछे से जाएगा, ऐसे जाएगा, और जब पीछे से अटैक करेगा तो देखिए क्या होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये यहां पर जब OH माइनस पीछे से जाएगा तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो है एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये, ऐसा है। इस हाथ को सोचिए आप, ऐसा सोचिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, देखिए ऐसा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लगा है X। तो अब जो OH माइनस है वो इधर से अटैक कर रहा है, फ्रॉम दिस साइड OH माइनस इधर से अटैक कर रहा है। तो जब अटैक करेगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ये जगह देगा, और जैसे जैसे ये इधर आएगा इधर से X निकलता जाएगा, यानी यहां से OH माइनस आ रहा है, ये OH माइनस बैक से आ रहा है और X माइनस निकल रहा है। तो यहां पर आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ। ट्रांजिशन स्टेट है ये अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर ये पेंटावैलेंट हो रहा है, ये कार्बन कैसा है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। क्या ये पॉसिबल है पेंटावैलेंट, बताइए, पेंटावैलेंट कार्बन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो जब नहीं पॉसिबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो कोई ना कोई तो टूटेगा, तो ये ब्रेक होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि X माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप देन दैट ऑफ OH माइनस, लीविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी बेटा हैलोजन के माइनस की, X माइनस की लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ OH माइनस। हम कई बार बता चुके हैं, पहले भी बताया, OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है X माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो OH माइनस जाने की कोशिश करेगा और X माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, तो बनेगा ये, अब देखिए H ऐसा आ गया, X ऐसा आ गया, X ऐसा आ गया, ये इन्वर्टेड हो गया बेटा, इट इज इन्वर्टेड, दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड मतलब ये क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, जो कन्फर्मर है वो उलट गया, X इधर जुड़ा था अब उसका उल्टा हो गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट, दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर इसी जगह OH लग जाता तो ये क्या होता, रिटेंशन। मान लेते हैं कि किसी वजह से OH माइनस X की जगह लग जाता बिल्कुल इधर ही, तो उसको कहते हैं रिटेंशन। ये क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा हो गया, ये बात समझ गए। अब देखिए अगर ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं बनेगी। सुनिए बात, इधर देखिए, अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसका फॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करेगा, इसका फॉर्मेशन इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, OH माइनस का कंसंट्रेशन भी चाहिए हमें, और हमें CH3X का कंसंट्रेशन भी चाहिए। जितना ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतना प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा।
तो यहां हम लिखते हैं आर के, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज SN2. इट इज SN2. तो मैंने क्या बताया, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अगर कंपाउंड है तो उसमें SN2 होगा। ठीक है, अभी मैं और बातें करता हूं, पहले इधर की तरफ लिपट लेते हैं। यहां लिख देता हूं आर के, इन दोनों को एक साथ पढ़ाना जरूरी है तभी जाके कंपैरिजन हो पाएगा। थोड़ा ध्यान देते रहिए तो क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ठीक है, अब देखिए यहां पर OH माइनस, फिर वैसी बात करते हैं। अब क्या है कि OH माइनस इधर से जाने को ट्राई करेगा, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? X उसको बैठने नहीं देगा। पीछे से जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे, ये बल्कि ग्रुप लगे हैं, क्योंकि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए OH माइनस आगे से इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि X लगा हैलोजन, अपनी सीट पर नहीं आने देगा। अरे भाई, अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, किसी से कहें, वो बैठा हुआ उससे कहें मैं अपनी सीट पर बैठ जाने दो, आप नहीं बैठ पाएंगे, वो मना कर देगा। दूसरी बात, आप मान लीजिए किसी चौराहे पे कस के जैम लगा हुआ है, चौराहे पे जैम लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि अपनी फॉर्च्यूनर लेकर के निकलते चले जाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं जैम लगा हुआ है और उसमें अपनी गाड़ी लेकर के अंदर चले जाएं, पॉसिबल नहीं है। वैसे यहां जैम लगा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप R1 R2 R3 बड़े बड़े ग्रुप लगे। तो ये कार्बन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी इसका मतलब वो घिरा हुआ है, उस पर अटैक करना मुश्किल है। मेरी बात समझ में? कहने का मतलब ये है OH माइनस ना इधर से जा पाएगा ना इधर से जा पाएगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा रिएक्शन। आप देखिए रिएक्शन क्यों करेगा। जब OH माइनस बेटा मेरा पीछे से गया तो वो अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन क्या देख के आया? एक चीज देख के आया। वो देख के आया कि अंदर जो है बड़ा ही डिसैटिस्फैक्शन है, असंतुष्ट है, सारे के सारे विधायक असंतुष्ट हैं, चीफ मिनिस्टर को गिरा देना चाहते हैं। कैसे असंतुष्ट हैं? कैसे पता चला कि सारे जो विधायक हैं इसके, यानी R1 R2 R3 जो है वो कैसे असंतुष्ट हैं, कैसे इस चीफ मिनिस्टर को हटा देना चाहते हैं। सोचिए इस बात को, ऐसे हटा देना चाहते हैं क्योंकि देखा उन्होंने कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? पुश करेगा। तो वो इसको धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। तो वो ये देख आया अंदर कि अंदर संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गिर सकती है, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं। मैं नहीं, ये OH माइनस ऐसा सोच रहा है कि मैं इसको गिरा के चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो जो यहां से गया था तो अंदर जा तो नहीं पाया, लेकिन अंदर की बात समझ गया। तो अब क्या होगा? अब ये जो है, अब मेरा बेटा अब ये क्या करेगा? अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पोलर सॉल्वेंट डाल दी, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट में भी खास बात है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देंगे। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, CH3 COH, C2H5OH, वाटर, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये भी पूछ दिया जा सकता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो पोलर सॉल्वेंट जो कि H+ फर्निश कर सकते हैं, जो H+ फर्निश कर सकते हैं, या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, that has capacity to furnish H+ as well as hydrogen bonding। तो ये कह रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
खैर आगे चलते। जब ये सॉल्वेंट पड़ा तो ये बॉन्ड कमजोर होने लगा। ये बॉन्ड कमजोर होगा तो क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड टूटने लगा, ये बॉन्ड कमजोर हो गया और कमजोर होने के बाद ये निकल जाएगा, X माइनस निकल गया और ये क्या बन गया देखिए, ये बन गया आपका R1 R2 R3 ये प्लेनर बन गया बेटा, है ना, ये प्लेनर X माइनस ऐसे निकल देते हैं, ये निकल गया। देखो ये X माइनस निकल गया, यहां से X माइनस निकल गया, हमने क्या किया, ये बॉन्ड देखा कमजोर है, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, अगर इसमें हम पोलर सॉल्वेंट डाल देंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, यहां पर एक C प्लस बन गया, C प्लस, एक सेकंड, C प्लस बन गया। C प्लस का मतलब ये बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मैंने सब पढ़ाया है आपको, तो आप बैक में जा सकते हैं, पिछले वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहां पर एक ऐसा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये प्लेनर कंपाउंड बन गया, प्लेनर मॉलिक्यूल है, जैसे ही X माइनस निकला तो वो प्लेनर बन गया, ये प्लेन बन के तैयार हो गया, ये यहाँ पे कार्बन है प्लस, तो अब क्या होगा, अब OH माइनस फ्री है, वो इधर से भी आ सकता है और OH माइनस इधर से भी आ सकता है। OH माइनस is capable to set on the either of the side, either by this side or by this side। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको कंपाउंड मिलने जा रहा है वो क्या मिलेंगे, वो ये मिलेंगे R1 R2 R3 हैलोजन, सॉरी OH माइनस, या R1 R2 R3 OH। हम इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनको आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, R1 R2 R3 OH, ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं। फ्लाइंग एंड वेज कॉन्फ़िगरेशन से मैं बता रहा हूं, फ्लाइंग एंड वेज, R1 ऐसा, R2 ऐसा, R3 ऐसा, मतलब ये ऐसे समझ लो बेटा, यहां पे OH और ये आ गया आपका R3, ये R3, यानी कन्फर्मर जो है। अब देखिए यहां पर मैंने क्यों बताया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लिवो होगा, अगर ये लिवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा, यानी हमें प्रोडक्ट मिक्सचर कैसा मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा वो होगा रेसमिक मिक्सचर।
रैसिमिक मिक्सचर यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये होगा रैसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, ये जो है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड यानी ज्यादा अल्काइल ग्रुप इस पर लगे हुए हैं इस कंपाउंड में, OH माइनस अटैक करेगा, सामने से अटैक नहीं कर पाएगा तो पीछे से करने की कोशिश करेगा, पीछे से करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए तो इसमें जा नहीं पाएगा, अगर जा नहीं पाएगा तो क्या करेगा, फिर वेट करेगा। क्यों वेट करेगा, क्योंकि वो देख कर क्या है प्लस आई इफेक्ट इसका, प्लस आई इफेक्ट इसका, प्लस आई इफेक्ट इसका, जो कि क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इस बॉन्ड को कमजोर कर रहे हैं। तो वो ये देख कर क्या है, ये बॉन्ड आज नहीं तो कल टूटेगा, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड, CX बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। तो हमने क्या किया, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इस बॉन्ड को और वीक कर देता है। इस बॉन्ड को वीक करेगा तो X माइनस निकल जाएगा, कार्बन कैसा हो गया, प्लस हो गया, ये कार्बोनियम आयन बन गया। कार्बोनियम आयन कैसा होता है, प्लेनर होता है, यानी ये प्लेनर कंपाउंड हो गया। अब OH माइनस चाहे इधर से अटैक करे, यानी इसका मतलब अब OH माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है बाय दिस साइड, या इधर से भी अटैक कर सकता है बाय दिस साइड। तो इस तरीके से एक यहाँ पर दोनों के जो कन्फर्मर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लिगो होगा, अगर ये लिगो तो ये डेक्स्ट्रो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा वो ना तो डेक्स्ट्रो होगा ना लिगो होगा, वो कैसा होगा, रैसिमिक मिक्सचर, 50% डेक्स्ट्रो 50% लिगो, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब इसमें क्या बात हुई, इसमें देखिए अगर ये बन गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये बन जाएगा OH माइनस इस पर अटैक कर देगा। अगर ये नहीं बना तो OH माइनस कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके बनने पे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन is depend on the concentration of Rx। अब जितना ज्यादा अल्काइल हैलाइड लोगे उतना ज्यादा ये बनेगा, तो अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा मेरा कि ये वाली रिएक्शन अगर मान लीजिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है मेरा बेटा, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड ऑन द अल्काइल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज SN1। SN1 ऐसे लिख देता हूं इसको, देखिए। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि SN1 कब होगी, जब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो R यहां पे लिख दूं मैं तो आप ये समझ जाएंगे ये अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। तो ये एलिफेटिक फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एलिफेटिक सेकंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं थोड़ा इसमें कंपेयर करता हूं। तो पहली बात, फर्स्ट substrate is most substituted SN1, least substituted SN2। यानी अगर सबस्ट्रेट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा, SN1 होगा, नहीं तो SN2। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए CH3X, बहुत सिंपल बता रहा हूं, C2H5X, बाद में प्रॉब्लम कराऊंगा इसमें तो और अच्छे से बताएंगे। CH3X, C2H5X, isopropyl X, neobutyl X। अब ये चार कंपाउंड हैं, तो क्या होगा बेटा, अब आप देख लीजिए इसमें ये SN1 देगा, ये टेंडेंसी होगी SN1 के लिए और ये टेंडेंसी होगी SN2 के लिए, ये SN2 की टेंडेंसी। यानी अगर आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड दिखाई दे रहा है तो वो SN1 अच्छा देगा, अगर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है तो वो SN2 देगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट SN1 में जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड, एथाइल अल्कोहल, वाटर। वाटर सबसे अच्छा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलर अप्रोटिक क्या होता है और पोलर अप्रोटिक क्यों लेते हैं। देखिए मैं इतने को हटा देता हूं, यहां से इतने को हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, मैं इसमें बताता रहता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसको हटा देता हूं क्योंकि पोलर प्रोटिक आप समझ गए। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? एसीटोन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, dimethyl formamide is polar aprotic solvent. DMSO, dimethyl sulfoxide, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब इसकी बात करें एसीटोन की, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, या आप देखेंगे तमाम उसमें मिल जाएगा DMF। ये होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये तो पता है, वेल नोन है एसीटोन। अब ये क्या है? ये SN2 के लिए सॉल्वेंट है। क्यों है ऐसा? देखिए इसको समझिए जरा, मैं इसके बारे में बताता हूं। ये तो आप समझ गए, एसीटोन, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और ये DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, दीज आर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको मैं हटाता हूं, इसकी वर्किंग बताता हूं कैसे। देखिए आप यहां पे क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए? SN2 मैकेनिज्म के लिए आपकी जरूरत है कि आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, क्योंकि ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही है। आसानी से नहीं हो रही है तो ये इस पर अटैक करे। कैसे करेगा अटैक? इसको जबरदस्ती कराना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये हुआ आपका एसीटोन। ये बात पहले समझ लीजिए, इसको एसीटोन को समझ लीजिए। ये एसीटोन, अब यहां पर इसका नेगेटिव है, यहां पर इसका पॉजिटिव है। कैसे? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऐसा हुआ। अब इसकी वजह से ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जरा देखिए इसका कैसे बन रहा है। ये आपका कैसा दिखाई दे रहा है? ये ऐसा बनेगा, ये इस तरीके का पोलर मॉलिक्यूल बन रहा है। ये यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, और ये इसका क्लाउड है बेटा, ये क्लाउड CH3, यानी इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ऐसा ही यहां पर आएगा, दूसरा आ गया, मान लेते हैं कि आ गया ऐसा, ऐसा ही ये मान लेते हैं ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये एसीटोन है बेटा। ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स मैंने बना लिए कुछ ऐसा। अब इसका ये टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव, और पॉजिटिव बीच में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
अब देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिया KOH लिया, सपोज दैट यहां पे KOH लिया बेटा, यहां पर हमने KOH लिया। अब KOH क्या करेगा, K प्लस और OH माइनस। अब हम चाहते हैं कि OH माइनस इस पर अटैक करे, तो देखिए इसने क्या किया, K प्लस को ट्रैप कर लिया। इन मॉलिक्यूल्स ने इस K प्लस को ट्रैप कर लिया, K प्लस को अपने पास रोक लिया। ये जो आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने K प्लस को अपने पास ट्रैप कर लिया, ऐसे ट्रैप कर लिया। और ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जब OH माइनस आने की कोशिश करेगा तो वो क्या कहेगा OH माइनस से कि यहां से जाओ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका चारों तरफ का पूरा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इसको रिपेल करेगा, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, यानी इसकी तरफ, इस न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। ये इसको रिपेल कर देगा, OH माइनस को धक्का दे देगा किसकी तरफ की, जाओ यहां पर अटैक करो। तो ये काम है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि जो आप न्यूक्लियोफाइल लेते हैं KOH मान लीजिए लिया आपने, एक्वस लेते हैं ना बेटा, तो एक्वस वाटर, ये मॉलिक्यूल वाटर के कैसे, ये जब SN2 की बात करते हैं मान लीजिए एसीटोन लिया, तो ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हो गए। ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये इसके OH माइनस से कहेंगे यहां से जाओ और K प्लस को पकड़ लेंगे, K प्लस को अपने पास रोक लेंगे, OH माइनस को धक्का देने पे मजबूर कर देंगे, यानी OH माइनस को यहां पे अटैक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे दोनों का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बात को समझिए, समझ गए, एक बार फिर बता देता हूं। एसीटोन क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका काम है कि इसके कैटायन को ट्रैप कर लेना, इसको ट्रैप कर लेता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको धक्का देता है कि वो जाके वहां ट्रैप करे, तो इससे वो SN2 मैकेनिज्म को आगे बढ़ाता है। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट की वर्किंग। तो इसमें सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक will help to follow SN2 mechanism। ये कौन कौन से होते हैं, DMF, एसीटोन, DMSO एक्सेट्रा, ये आपके हो गए। तीसरा पॉइंट, SN1 में इन SN1 reaction intermediate is कार्बोनियम आयन। अब देखो ये कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो जहां पर X था वो निकल गया और कार्बोनियम आयन बन गया। अब कार्बोनियम आयन जब बन गया है, तो अगर मान लीजिए कि और स्टेबल बन सकता है तो इसमें रीअरेंज हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। इन SN1 reaction intermediate is carbonium ion, therefore rearrangement is possible in SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए सपोज करिए कि यहां पर Br लगा है, ये CH3, ये CH3, और यहां पर मैंने लगा दिया ऐसे। अब हमने यहां पर OH माइनस से रिएक्शन की, तो क्या बनेगा, जैसे OH माइनस अटैक करेगा तो देखो ये कैसा है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्या होगा, यहां पे हट जाएगा और प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस आया यहां पर, ये कार्बोनियम आयन है, कैसा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है, ये बहुत स्टेबल है, लेकिन यहां पर ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये क्या करेगा, ये H माइनस को शिफ्ट कर देगा,
हाइड्राइड शिफ्टिंग, जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब बताऊंगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई, और हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या बन गया? ये प्लस आ गया यहाँ पर, यानी इसका मतलब इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोनियम आयन, देयरफॉर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि ये कार्बोनियम आयन क्लियर बनता है SN1 मैकेनिज्म में, तो यहाँ पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रहा है भाई हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, अब हाइड्राइड शिफ्ट कर गया प्लस यहाँ आ गया, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? OH माइनस ने अटैक किया, ये बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। तो जब हम SN1 की बात करेंगे तो SN1 में बनता है कार्बोनियम आयन, और क्योंकि कार्बोनियम आयन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कभी भी क्लियर कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन रीअरेंजमेंट कब होगा? रीअरेंजमेंट तब होगा जब उससे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बन सकता हो। जैसे यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन था, स्टेबल था, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल ये कार्बन है, क्योंकि बेंजाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन। हमने आपको बताया है कि बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन बहुत स्टेबल होता है। बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन में मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जो उसको ज्यादा स्टेबल कर देता है, इसलिए बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ टर्शियरी मिथाइल कार्बोनियम आयन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल। तो ये मैंने आपको बताया। अब SN2 में क्या होता है? इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 there will be no rearrangement, there will be no rearrangement, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बोनियम आयन तो बन ही नहीं रहा। समझ गए बात? ओके, तीसरी बात, अगला पॉइंट, अगर पूछा जाए ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, NF माइनस, ये मैंने आपको बताया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब ये बताइए इन SN1 एंड SN2 किसमें रिएक्शन फास्ट होगी? CH3 माइनस के केस में, OH माइनस के केस में, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, ये 3 हमने ले लिए। अब इसमें बताना है आपको कि SN1 और SN2 किसमें रिएक्शन फास्ट होगी? CH3 माइनस के केस में फास्ट होगी कि OH माइनस के केस में? ये बताइए, मेरी बात समझ लो। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिया गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल हम OH माइनस ले तो रिएक्शन फास्ट होगी, या CH3 माइनस ले तो फास्ट होगी? ये पूछना है। रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी? CH3 माइनस के केस में या OH माइनस के? देखो, जब हम SN1 की बात करेंगे तो CH3 माइनस के केस में फास्ट होगी, लेकिन जब SN2 की बात करेंगे तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लिखा हो SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज नॉट कैपेबल, एक सेंटेंस SN1, ये SN2 कर दो और इसको SN1 में
SN1 के, सॉरी बेटा ध्यान सुनिए, SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल इज नॉट कैपेबल टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KRX, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती। यानी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है या उसका कितना कंसंट्रेशन है डजंट मैटर। SN1 is not affected by the nucleophile and its concentration, but SN2 is affected by nucleophile। अगर CH3 माइनस OH माइनस लिया गया तो CH3 माइनस में बेटर रिजल्ट्स आएंगे, फास्ट होगी रिएक्शन, बेटर मतलब फास्ट होगी रिएक्शन। हटा दो। तो मैंने क्या बताया, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया SN1 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां है ही तो न्यूक्लियोफाइल से अफेक्टेड नहीं होगी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो। बट इन SN2 rate of reaction is affected by nucleophile। क्योंकि जब हम बात करेंगे इसकी SN2 की तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा मैंने हटा दिया उसको। रेट ऑफ रिएक्शन होती है R is equal to KRX and nucleophile। ध्यान रहे गलती हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा, इफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। किस केस में, SN2 मैकेनिज्म। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। और मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इन पॉइंट को, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। इन SN1 product mixture is optically inactive। optically inactive in SN2 product is inverted, यानी अगर हम SN1 की बात करेंगे तो प्रोडक्ट मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो, एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। लेकिन ये कब, जब इन presence of chiral carbon atom, in presence of chiral carbon atom। यानी अगर ये कार्बन कायरल कार्बन एटम है तो प्रोडक्ट मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। SN1 के केस में 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवो। और जब हम बात करेंगे SN2 की तो प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तुम्हारा ये वाला जो है वो डेक्स्ट्रो है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उल्टा हो जाएगा, लिवो हो जाएगा। अगर ये कायरल कार्बन एटम, मैं उस केस की बात कर रहा हूं, ये जब कायरल कार्बन एटम होगा। यहां भी ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन अगर कायरल कार्बन एटम लिया जाएगा तो ये इन्वर्टेड होगा, प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड। एंड इसको वॉल्डेन इन्वर्जन में स्टडी करते हैं। वॉल्डेन इन्वर्जन क्या, वॉल्डेन बड़ा बड़ा लिख देता हूं, वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन। तो मैंने SN1 SN2 को आपको स्टडी कराया है, कुछ इसके पॉइंट्स बताए, इनको अच्छे से रिवाइज करें, कॉपी पे बार-बार लिख के, वीडियो को बीच में पॉज कर करके बोल के देखें, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं SN1 SN2 पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कुछ उनकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। दैट्स